नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप लोग के बीच मौजूद हैं बीएम स्टडी सेंटर की तरफ से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 9 को लेके। आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 9 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के बीच हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह यानी कि इस विद्रोह को आप जितना भी पढ़िए वो कम है। इससे हर एक एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन आता ही है। यदि वो मॉडर्न हिस्ट्री से यदि क्वेश्चन उठा रहा है एग्जामिनर, तो इससे क्वेश्चन देगा ही। तो चलें, अपने वक्तव्य को विराम देते हुए 1857 के विद्रोह को एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम बेकार की बातों नहीं करते हैं, उसमें टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, यानी कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ही डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या है 1857 का विद्रोह। बीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बीडी सावरकर ने इसे क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। भारत में जो ये घटना घटी थी सिपाही विद्रोह, ये सिपाही विद्रोह कोई पहली घटना नहीं था। सिपाही विद्रोह ये पहली घटना नहीं था, इससे पहले भी घटना हो चुका था। सिपाही विद्रोह का ये पहली घटना नहीं था, इससे पहले भी घटना हो चुका था। पहली बार जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। कहाँ हुआ था? बेल्लौर में। 1806 में बेल्लौर में। दूसरा हुआ था बैरकपुर में। दूसरा कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। कितने ईस्वी में? 1824 ईस्वी में। ठीक, विद्रोह हुआ था। लेकिन ये 1857 का विद्रोह जो था ये इम्पोर्टेंट क्यों था, इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। सिपाही विद्रोह की प्रारंभिक बिंदु बैरकपुर में। सिपाही विद्रोह के प्रारंभिक बिंदु बैरकपुर में 34वें रेजिमेंट के कमांडर जो थे, कौन थे? मंगल पांडे, जिसने अपने ही कमांडर बाघ की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अपने ही कमांडर थे मंगल पांडे का अपना ही कमांडर कौन था? बाघ। हाँ, बाघ की वो हत्या कर दी। हाँ, और इस हत्या के साथ ही एक यह क्रांति फूट पड़ा। कौन क्रांति? सिपाही विद्रोह 1857 फूट पड़ा। एक घटना कब हुआ? वो बाघ की हत्या कब की? 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को। लेकिन इस विद्रोह की शुरुआत कब से हुआ? 10 मई 1857। 10 मई 1857 को हुई। कहाँ से हुआ था? मेरठ। कहाँ से हुआ था? मेरठ। आपको पूछ सकता है कि 1857 का विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से, मेरठ के छावनी से। अब इस युद्ध का कारण क्या है? 1857 का विद्रोह जो हुआ, इसका क्या कारण? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है आर्थिक कारण, फिर दूसरा कारण है राजनीतिक कारण, तीसरा है सामाजिक और धार्मिक कारण, चौथा सैनिक कारण, पांचवा प्रशासनिक कारण और छठा है तत्कालीन कारण। 6 कारण हैं 1857 के विद्रोह का, मुख्यतः 6 कारण। अब हम एक एक करके छोटे छोटे लाइनों में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण था कि भू राजस्व की जो नीति थी, भू राजस्व जो लेते थे वो एक तरह से राजस्व टैक्स नहीं होता था, वो एक तरह से शोषण होता था, किसानों को शोषण होता था। वो भू राजस्व की पद्धति शोषण मूलक पद्धति था वो। पहला कारण, आर्थिक कारण क्या था? शोषण मूलक भू राजस्व पद्धति। समझ में आ गया? राजनीतिक कारण,
कुशासन के आधार पे मैसूर को मिलाया गया, कुशासन के आधार पे मैसूर को मिला लिया गया। और डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति से राजनीतिक विक्षोभ था। राजनीतिक कारण क्या था कि कुशासन के आधार पे राज्यों को मिला लेना, कुशासन के आधार पे मैसूर को मिलाया वो। हाँ, और डलहौजी की हड़प नीति, ये क्या था? राजनीतिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण। सैनिक कारण क्या था? सैनिक कारण में कैनिंग ने एक एक्ट पारित कर दिया। उसी समय कैनिंग जो थे कैनिंग एक एक्ट पारित कर दिया। क्या एक्ट पारित कर दिया? जनरल सर्विस स्टेनलिस एक्ट। कौन पारित किया? कौन एक्ट? जनरल सर्विस स्टेनलिस एक्ट पारित किया। हाँ, इस एक्ट के तहत समुद्र पार जाना आवश्यक हो गया, जो कि हमारे हिंदू धर्म में समुद्र पार कर जाना लोग अशुभ मानता है। लेकिन इन्हें एक एक्ट पारित कर दिया जिसके तहत वो समुद्र पार जाना सैनिकों को जरूरी पड़ गया, जिससे भी वो वहाँ के सैनिक विक्षोभ हुआ और कुपित हुए हैं। तो इस सैनिक कारण ये भी था यहाँ। पांचवा था मित्रों प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या था? जटिल प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली। जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया था, बिल्कुल जटिल, भारतीयों के लिए काफ़ी जटिल था। हाँ, और न्यायिक प्रशासन भी बहुत उल्टा पुल्टा था। इसके वजह से भी ये भी एक कारण था। और तत्कालीन कारण था तो आपको सबको पता है, चर्बी वाला कारतूस ये इनका तत्कालीन कारण था। चलें अब नेक्स्ट, चर्बी वाला कारतूस की जानकारी हमें कहाँ से मिला? दमदम की छावनी से। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि चर्बी वाला कारतूस जो है इसकी जानकारी कहाँ से मिला? दमदम की छावनी से, जिसका जानकारी मिला। अब है मित्रों कि किस क्षेत्र में यानी कि 1857 की क्रांति किस क्षेत्र में हुआ और वहाँ के भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन इससे मिलेगा ही। तो अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। सबसे पहला है क्षेत्र दिल्ली। सबसे पहला दिल्ली में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? 1857 के विद्रोह का भारतीय नेतृत्वकर्ता दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां दिल्ली के नेतृत्वकर्ता थे। और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन थे दिल्ली से? निकोसन और हटसन। बिल्कुल याद रखना है। दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ठीक। अंग्रेज कौन थे? निकोसन और हटसन। कानपुर से कौन? कानपुर से नाना साहब और तात्या तोपे। अंग्रेज कौन थे? कानपुर से कैम्बे। लखनऊ से कौन? लखनऊ से बेगम हजरत महल सिर्फ एक ही नेतृत्वकर्ता थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल। अंग्रेज कौन थे? हैवलॉक। झांसी से कौन? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे। तो याद रखना है मित्रों, तात्या तोपे जो थे 2 जगह से अपना नेतृत्व संभाले थे। पहला कानपुर से, दूसरा झांसी से। और झांसी से ही अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन थे 1857 के? हीरोज। जगदीशपुर काफ़ी इम्पोर्टेंट है मित्रों। आप जगदीशपुर से कौन है? जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह एवं अमर सिंह। ये तो समझिए कि रामबाण है। आप 65वां बीपीएससी देख लीजिए, 64वां बीपीएससी देख लीजिए। इसमें लगातार इस क्वेश्चन आया है, रिपीट किया है कि जगदीशपुर से 1857 की नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह।
यानी तो आपको ये भी पूछ सकता है कि बिहार से 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो बाबू वीर कुंवर सिंह। इसको बार बार रिपीट करता है, बाबू वीर कुंवर सिंह एवं अमर सिंह। अंग्रेज कौन थे? टेलर एवं आयर, टेलर एवं आयर। महाराष्ट्र से कौन? महाराष्ट्र से रंगोजी बापू, रंगोजी और एवं बापू। मेरठ, मेरठ से कौन थे? मेरठ से कदम सिंह, बस एक ही, मेरठ से कदम सिंह। अब है मित्रों नेक्स्ट आगे कि नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को, नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध, अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध पत्र लिखा था। नाना साहब ने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध फ्रांस के सम्राट को इस पत्र लिख के बताया था कि भारत में अंग्रेज इस टाइप की प्रक्रिया, ये इस टाइप की शोषण करते हैं लोगों के बीच, जनताओं के बीच। अब 1857 का विद्रोह जो हुआ तो ये विद्रोह असफल रहा भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए असफल रहा। इसकी असफलता का पीछे क्या कारण था, असफल क्यों हुआ? तो असफलता का कारण अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। असफलता के कारण का सबसे पहला कारण था नेतृत्व की एकता का अभाव। नेतृत्व में, नेतृत्व जो भी कर रहे थे उसमें एकता का कमी था, एकता नहीं था लोगों में। सभी वर्ग का समर्थन न मिल पाना, सभी वर्ग छोटे छोटे वर्गों में बटा हुआ था, सभी वर्ग एक साथ समर्थन नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, सभी वर्गों का समर्थन न मिल पाना। दूसरा कारण था, तीसरा कारण था मध्यवर्गीय लोग, मिडिल क्लास के लोग जो थे अपने आप को इससे अलग रखा। सिंधिया पंजाबी, सिंधिया पंजाब के जो थे, सिंधिया घराने के, पंजाब जिंद ने अपने आप को इससे अलग रखा और अलग रखने के साथ साथ उसने अंग्रेजों को ही समर्थन किया। कौन कौन? सिंधिया, पंजाब, जिंद, सिंधिया पंजाब और जिंद ने क्या किया? वो अंग्रेजों को ही समर्थन किया। किस में समर्थन किया? कौन युद्ध में? 1857 के युद्ध में। और इसके अलावा और क्या था? अंग्रेजों के पास अपेक्षाकृत हथियार एवं अस्त्र शस्त्र था। अंग्रेजों के पास अपेक्षाकृत आधुनिक हथियार और शस्त्र था, हमारे पास उतना नहीं था। हम लोग भारतीयों के पास उतना आधुनिक प्रकार के हथियार अस्त्र शस्त्र नहीं थे। दूसरा था कि स्वरूप था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसको किसने कहा था? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा, बीडी सावरकर ने कहा कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। लेकिन आरसी मजूमदार ने कहा कि न तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न ही ये स्वतंत्रता की भावना, न ही ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, न ही ये स्वतंत्रता की भावना। किसने कहा? आरसी मजूमदार ने। लॉरेंस और सीले ने कहा कि यह एक सिपाही विद्रोह था। लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? कि यह सिपाही विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस और सीले ने। ठीक है। डलहौजी ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। डलहौजी ने किसकी संज्ञा दी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी डलहौजी। स्वाभाविक है कि वो अंग्रेज थे तो हमारे सपोर्ट में तो नहीं बोलेंगे। तो किसकी संज्ञा दी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। ऑटम और टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी। ऑटम और टेलर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम अंग्रेजों के प्रति क्या कर रहा है? एक षड्यंत्र रच रहा है। तो ऑटम और टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दिया। किसको? 1857 के युद्ध को। धनी ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध, धनी ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध, धनी ईसाई धर्म के विरुद्ध एक, यह क्या है? एक धर्म युद्ध है। किसने कहा? ह्यूम ने कहा।
ह्यूम ने कहा कि एक ईसाई धर्म के विरुद्ध ये क्या है, एक धर्म युद्ध। किसने कहा? एक ह्यूम ने कहा, ये ह्यूम ने कहा। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, धनी ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध। किसने कहा? सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। धनी ईसाई धर्म के विरुद्ध क्या है, युद्ध, ह्यूम ने कहा। और सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, वो भी ह्यूम ने ही कहा। क्या कहा? सभ्यता और बर्बरता के बीच एक संघर्ष। अब 1857 का विद्रोह हुआ, इसका भी परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ? परिणाम, कुछ ना कुछ परिणाम तो निकला होगा ना। तो परिणाम हुआ कि कंपनी की शासन का अंत हो गया, कंपनी का शासन का अंत हो गया। क्रॉन का शासन स्थापित हुआ, कंपनी का शासन अंत हो गया और क्रॉन का शासन स्थापित हुआ। डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश स्थापित हुआ, डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश स्थापित हुआ। 1858 भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। 1858 भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसे हम महारानी की घोषणा या नवंबर की घोषणा या इलाहाबाद की घोषणा के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मित्रों, एग्जाम में पूछ सकता है कि महारानी की घोषणा या इलाहाबाद की घोषणा या भारत सरकार अधिनियम की घोषणा कब हुआ? तो 1858 में, जिसे भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। नमस्कार मित्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि इसमें किसी प्रकार की कमी महसूस आप लोग करते हो तो हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, हम अपने हिसाब से आपको 100% देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद फॉर वॉचिंग, थैंक्स।